गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम एक नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। ये शब्द जो है आपको आधुनिक राजनीति विज्ञान में सुनने को मिलता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप समझेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कुछ मुश्किल आए आपको, लेकिन कोशिश करेंगे तो एक दो बार देखेंगे इस वीडियो को, किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगी बातें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था का जो विचार है या जो अवधारणा है राजनीतिक व्यवस्था की, वो आधुनिक राजनीति विज्ञान की देन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था शब्द नहीं मिलता था। ये 20वीं शताब्दी के मध्य में जाकर के ये विचार आया। दूसरी बात, इसने राज्य, सरकार और संप्रभुता जैसी परंपरागत अवधारणाएं थी, उनको अनुपयोगी बना दिया। उनके स्थान पर ये आया था एक तरह से। पहले हम राज्य और सरकार की बात किया करते थे परंपरागत राजनीति विज्ञान में। तो आधुनिक विचारकों ने, आधुनिक जो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ये जो विचार हैं राज्य और सरकार जैसे, ये अमूर्त धारणाएं हैं। इनका व्यवहार में इनका प्रयोग कर पाना, अध्ययन में, विश्लेषणात्मक अध्ययन में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने नई अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था का विकास किया। यह एक ऐसा विश्लेषणात्मक यंत्र है जिसका प्रयोग करके राजनीति विज्ञानियों ने अपने अध्ययनों को व्यापकता प्रदान की, यथार्थवादिता, परिचालनात्मकता और वैज्ञानिकता। राजनीतिक व्यवस्था का जो शब्द था, जो विचार था, तो ये एक विश्लेषणात्मक टूल है, यानी इसके द्वारा उन्होंने अध्ययन करने का प्रयास किया, राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास किया। और इससे क्या हुआ कि उनके अध्ययन को एक तो व्यापकता मिली। व्यापकता मतलब समझ लीजिए कि बड़े स्तर पर उन्होंने अध्ययन किया, यूं समझे आप इसको। दूसरा, यथार्थवादिता, रियलिस्टिक हो गया, वो आदर्शवादी नहीं रहा उनका अध्ययन, जो जैसा था उसका अध्ययन किया। परिचालनात्मकता, ऑपरेशनैलिटी मिली उसको, यानी वो उन अवधारणाओं को लागू करके उसके संबंधित जो अन्य विचार थे, जैसे मांगे, निर्गत, निवेश, इन अवधारणाओं का उन्होंने व्यवहार में प्रयोग कर पाए वो। और चौथी बात, वैज्ञानिकता आई इस सब से। इस सब का परिणाम ये हुआ कि वो वैज्ञानिक अध्ययन हो गया उनका राजनीति के संबंध में। और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, नेक्स्ट बिंदु जो मैंने लिखा है उसको देखें आप। उनको राजनीति का माइक्रो और मैक्रो लेवल पर, व्यष्टि और समष्टि स्तर पर अध्ययन करने का मौका मिला, छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर। इस अवधारणा के द्वारा वो छोटी से छोटी व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, एक गांव के स्तर पर भी अध्ययन कर सकते थे, एक पूरे देश के स्तर पर भी अध्ययन कर सकते थे, एक राज्य के स्तर पर भी अध्ययन कर सकते थे। ये संभावना उनकी बढ़ गई। उनको अलग अलग टूल्स विकसित करने की जरूरत नहीं थी। उसी एक टूल से वो राज्य की राजनीति को भी समझ सकते थे, राष्ट्र की राजनीति को भी समझ सकते थे और एक क्षेत्र विशेष या एक गांव की राजनीति को भी समझ सकते थे। साथ ही उनको सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करने की संभावना भी बढ़ गई, चाहे वो आधुनिक, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी समाज हो, एंग्लो अमेरिकन सिस्टम वाले हों, चाहे साम्यवादी हों, चाहे एशिया और अफ्रीका की जो तानाशाही वाले देश थे उनका अध्ययन करना हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके द्वारा कर सकते थे। इस दृष्टिकोण को लाने वाले कौन थे? एक तो थे डेविड ईस्टन। यहाँ पर नाम कुछ गलत लिखने में हो गया, उसको आप देख लीजिएगा। डेविड ईस्टन, आमंड और पावेल, मार्टिन कैप्लन, ये तीन लोग नहीं, बल्कि मैं कहूँगा तीन समूह हो गए। डेविड ईस्टन अकेले हैं, आमंड और पावेल दो लोग हैं, और मार्टिन कैप्लन एक अलग हैं। तो ये लोगों ने जो है
इस दिशा में काम किया। आमंड और पावेल ने साथ मिलकर के काम किया था, अक्सर उनका नाम साथ ही आता है। आगे हम बढ़ते हैं। कैसे इस दृष्टिकोण का जन्म हुआ, इसका विकास हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले सामान्य व्यवस्था सिद्धांत आया। और इसी सामान्य व्यवस्था सिद्धांत ने आगे चल करके राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण में योगदान किया। ये सामान्य व्यवस्था सिद्धांत कहाँ आया? सबसे पहले जीव विज्ञान में। और उसका सबसे बड़ा जो प्रतिपादक कौन था? लुडविग वॉन बर्टलेनफी। इन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में इस सिद्धांत को विकसित किया, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत। फिर वहां से ये समाज विज्ञानों में आया। सबसे पहले मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं उसको, फिर समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, फिर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, और उसके बाद अंत में राजनीति विज्ञान में पहुंचाए। मानव शास्त्र में के क्षेत्र में एमिल दुर्खाइम, इनको नाम में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रेडक्लिफ ब्राउन वगैरह इन्होंने प्रयोग किया इसका। समाज शास्त्र के क्षेत्र में रॉबर्ट के मर्टन और टालकॉट पार्सन्स ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ये भी आप याद रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो कोई बात नहीं है। लेकिन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में किसने इस पर काम किया वो जरूर याद रखना है आपको। डेविड ईस्टन है पहले, दूसरे G.A. आमंड और G.B. पावेल है, ये दोनों एक साथ आएंगे। और तीसरे, अच्छा, इन दोनों ने क्या किया? किसी राज्य विशेष की आंतरिक राजनीति को समझने के लिए इसका प्रयोग किया, एक देश विशेष की राजनीति को समझने के लिए इसका प्रयोग किया। और मार्टिन कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया। ये आपको याद रखना चाहिए निश्चित रूप से। अंतिम बात और नंबर 2 पे जो बात लिखी गई है वो आपको जरूर से याद रखनी है। नंबर 2 नहीं लिखा है, लेकिन दूसरा पॉइंट आप समझ जाएंगे, उसको आप देखेंगे जरूर। आगे हम बढ़ते हैं। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी बातें आपको याद रखनी है। देखिए, राजनीति विज्ञान में सबसे पहला प्रयोग किसने किया? डेविड ईस्टन। ये व्यवहारवाद के प्रणेता भी थे, उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता भी थे। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था उपागम का पहला प्रयोग भी इन्होंने किया था। इन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाम की जो पत्रिका थी उसमें उन्होंने एक लेख प्रकाशित हुआ था उनका, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पहली बार 1957 में। इसमें उन्होंने इस दृष्टिकोण की चर्चा की। आगे चल कर के इन्होंने 2 किताबें और लिखी, फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इसमें उन्होंने सिद्धांत को विकसित किया। ये याद रखने हैं आपको सारी बातें। ईस्टन ने व्यवस्था को समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए इनपुट आउटपुट मॉडल, निवेश निर्गत प्रतिमान का प्रयोग किया। फिलहाल ये याद ही रखने हैं आपको, और कोई खास बात नहीं है इसमें। इसके बाद G.B. पावेल, आमंड और पावेल सॉरी, उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद का मॉडल अपनाया। जैसे आमंड ने, ईस्टन ने इनपुट आउटपुट मॉडल था, इनका संरचनात्मक प्रकार्यवाद मॉडल अपनाया, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, प्रतिमान। आमंड और पावेल की किताब का जो नाम है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ए डेवलपमेंटल अप्रोच। ये भी आपको याद रखना है। और अंतिम बात, मॉर्टन कैप्लन ने इस सिद्धांत का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें काफी सारी बातें याद रखने की, प्रश्न आते हैं इस पर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था होता क्या है दरअसल। देखिए, राजनीति गतिविधि के विश्लेषण के लिए व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था उपागम कहलाता है। देखिए, यहां पर राजनीतिक व्यवस्था उपागम दृष्टिकोण हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम का मतलब है
राजनीति को समझने के लिए व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करना राजनीतिक व्यवस्था उपागम या राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम? इसके अंतर्गत हम राजनीति का विश्लेषण करने के लिए अंतःक्रियाओं अथवा मानव व्यवहार को आधार बनाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को हम एक अंतःक्रियाओं के जाल के रूप में परिभाषित करते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे आप समझेंगे, थोड़ा सा मैंने कहा था थोड़ा सा नए शब्द लगेंगे, आपको समझने में मुश्किल आएगी, लेकिन आ जाएगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। अतः राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए सर्वप्रथम हमको राजनीति और व्यवस्था दोनों को समझना पड़ेगा। राजनीति किसे कहते हैं और व्यवस्था किसे कहते हैं, ये दोनों बातें हमें समझनी पड़ेंगी, तभी हम समझ पाएंगे कि राजनीतिक व्यवस्था होती क्या है। तो संक्षेप में इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि राजनीति क्या होती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो डेविड ईस्टन क्या कहते हैं? डेविड ईस्टन कहते हैं कि वे अंतःक्रियाएं जिनका संबंध आधिकारिक या बाध्यकारी मूल्यों के निर्धारण से है। देखिए, मैंने कहा था कि व्यवस्था जो है, राजनीति जो है वो क्या है? ऐसी चीज है जो समाज के लिए ऐसी अंतःक्रियाएं हैं जो बाध्यकारी मूल्यों का निर्धारण करने से संबंधित है। तो हम पहले राजनीति को समझ रहे हैं। तो राजनीति डेविड ईस्टन कहते हैं कि ऐसी अंतःक्रियाएं हैं जो समाज में बाध्यकारी मूल्यों के निर्धारण से संबंधित हैं, वो राजनीति कहलाती है। अंतःक्रिया मतलब व्यवहार, एक तरह से आप समझ लीजिए। इंटरएक्शन, एक्शन और उसका रिएक्शन मिलाकर के कहलाता है इंटरएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। तो ऐसी क्रिया प्रतिक्रियाएं, अंतःक्रियाएं जिनका संबंध समाज में बाध्यकारी मूल्यों के निर्धारण से है। बाध्यकारी मूल्यों का निर्धारण मतलब ऐसे नियम बनाना जिनका कोई उल्लंघन न कर सके, वो अंतःक्रियाएं राजनीति कहलाती हैं। आमंड क्या कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जो समाज के वैध भौतिक बल के प्रयोग से संबद्ध हैं। लगभग वैसी ही बात कही कि समाज का जो वैध भौतिक बल है, औचित्यपूर्ण भौतिक बल है, सत्ता जिसको हमने कहा था, उसके प्रयोग से संबंधित जो क्रियाएं हैं, अंतःक्रियाएं हैं, वो जो है राजनीति कहलाती। इसी तरह से जो हेरोल्ड लासवेल की परिभाषा है वो भी यही कहती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीति शब्द में वे सभी मानवीय अंतःक्रियाएं, मनुष्यों के आपस के व्यवहार, शामिल हैं जिनका संबंध समाज में शक्ति के प्रयोग से, सत्ता के प्रयोग से, शासन से है, तथा जिनके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। संक्षेप में राजनीति का मतलब है मानव का वो व्यवहार जिसका संबंध, अंतःक्रियाओं का मतलब है व्यवहार, वो व्यवहार जो समाज के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है, उसको हम राजनीति कहेंगे। ये हुआ राजनीति का अर्थ। अगला जो है वो है व्यवस्था किसे कहते हैं। तो व्यवस्था के बारे में भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। देखिए, लुडविग वान वर्टलेन्फी, जिन्होंने जीव विज्ञान में इसको शुरू किया था, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अंतःक्रिया में निरत तत्वों का समुच्चय। अंतःक्रिया समझ गए, व्यवहार, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया। निरत मतलब उसमें लगे हुए, तत्वों का समुच्चय, ऐसे तत्वों का समुच्चय जो आपस में इंटरएक्शन करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। हॉल फैगन क्या कहते हैं? तत्वों का समुच्चय जिसमें उन तत्वों तथा मनोवृत्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध
भी सम्मिलित है। तत्वों का ऐसा समुच्चय है व्यवस्था जिसमें वो तत्व तो है ही हैं और उनके मध्य आपस की प्रतिक्रियाएं जो भी वो भी शामिल हैं और उनके आपस के संबंध शामिल हैं। यानी केवल ये जैसे ठोस तत्व नहीं है, उन्हीं की व्यवस्था का मतलब केवल तत्व नहीं है, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करें तो वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। यानी इसको यूं समझें आप कि राजनीतिक व्यवस्था में वो तत्व शामिल हैं जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जो लोग साइलेंट बैठे हैं वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवस्था से अभिप्राय है तत्वों, चाहे वो भौतिक हो सकते हैं या ऑपरेशनल हो सकते हैं, कार्यात्मक हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, का ऐसा समुच्चय जो परस्पर संबद्ध हो, अंतर्निर्भर हो तथा अंतःक्रियाशील हो। तत्वों का ऐसा समुच्चय है व्यवस्था जो अंतःक्रियाशील हो, एक तो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर, दूसरी बात अंतर्निर्भर हो, आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हो, एक दूसरे को प्रभावित करते हो और परस्पर संबद्ध भी हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, असंबद्ध नहीं हो कि जिसको कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाली स्थिति नहीं हो, आपस में संबंधित हो, क्रिया प्रतिक्रिया करते हो और एक दूसरे पर निर्भर हो। ऐसे तत्वों का समुच्चय जो है वो व्यवस्था कहलाता है। व्यवस्था जो है भौतिक भी हो सकती है और विश्लेषणात्मक यानी केवल विचार भी हो सकता है। दोनों प्रकार की हो सकती है व्यवस्था। और यहाँ पर जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो भौतिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, एक विश्लेषणात्मक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक विचार के रूप में व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक व्यवस्था जो होती है वो ठोस भौतिक तत्वों से मिलकर के बनती है। जैसे एक मशीन होती है, वो भी एक प्रकार की व्यवस्था है। कई सारे कल पुर्जे मिलकर के एक व्यवस्था एक वस्तु का निर्माण करते हैं और वो एक व्यवस्था के रूप में काम करती है। उसमें एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो वो काम नहीं करती। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप, एक पंखा भी एक सिस्टम व्यवस्था है, एक टेलीविजन एक व्यवस्था है। ये भौतिक व्यवस्थाओं के उदाहरण है। जबकि विश्लेषणात्मक व्यवस्था एक बौद्धिक कृति होती है, यानी विचार होता है केवल वो एक, इसमें ठोस भौतिक तत्व नहीं होते बल्कि उनकी विशेषताएं, उनकी क्रिया प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। तत्व तो होते हैं लेकिन उनकी क्रिया प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तब हम और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्था को कैसे और बेहतर ढंग से समझा जाए, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो अभी तक हमने बात ये की कि राजनीति और व्यवस्था को अलग अलग समझ लिया कि राजनीति क्या होती है। ऐसी अंतःक्रियाओं को राजनीति कहा हमने जिनका संबंध शक्ति के प्रयोग से है समाज में, और व्यवस्था अंतःक्रियाओं का समुच्चय। तो दोनों मिला देंगे तो राजनीतिक व्यवस्था बन जाएगी। कल हम इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जैसा मैंने पहले कहा था, थोड़ा सा नए शब्द हैं, इसमें समझने में मुश्किल आएगी, लेकिन 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। धन्यवाद।